अगर डीबीपी में अगर कोई डाउट रह गया और बीबी शुरू करें डीबीपी 2 में 1 काट करें। आप लोगों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से 2 वर्टेक्स दिया और थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। तो देखो ना, एक पॉइंट आपका 0,0 है, 0.3, है और थर्ड वर्टेक्स अपने को पता नहीं। मान लेते यहाँ पर कहीं, और ये ट्रायंगल कैसा दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो इसका लेंथ सबके सेम होंगे। इसका लेंथ कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से अप्लाई करूंगा तो √9 + 3 12 √12, तो 2√3, ये 2√3 होगा, तो ये सब भी 2√3 होने वाले, करेक्ट राइट। अच्छा, ये एंगल कितना, 60, तो ये एंगल कितना, ये एंगल पता नहीं कर पाएंगे ना, तो ये पता कर पाएंगे कि सारे के सारे कितने हैं, 60। तो अगर ये एंगल पता चल जाता तो थोड़ा इजी हो जाता काम, स्लोप मिल जाता तो लाइन के इक्वेशन भी मिल जाता, फिर वो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर लेते जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसमें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बी का कोऑर्डिनेट कुछ ले लेते हैं, सपोज x, a, ये डिस्टेंस है, 2 अननोन है तो 2 रिलेशन चाहिए, वो 2 रिलेशन कैसे मिलेंगे, ये 7, तो ये सब लाइन के बीच में कितना डिग्री बनता है, इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, है ना, इस लाइन का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो √3 - 0 अपॉन 3, तो 1/√3, 1/√3, तो tan थीटा स्लोप 1/√3 है, और स्लोप के हिसाब से tan थीटा भी 1/√3 होता है, tan का 1/√3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी पॉइंट होगा ना, क्योंकि अगर ये अगर स्लोप, अगर इस लाइन का स्लोप अगर 30 डिग्री है, लाइन का स्लोप अगर 30 डिग्री है, तो फिर 30 स्लोप का किसके साथ बनाता है एंगल, एक्स एक्सिस के साथ, ये थोड़ी ना 30 डिग्री होगा, जब ये खुद ही 60 डिग्री है, तो इसको इसका डायग्राम की सबसे बी पॉइंट कहीं पर नीचे होना चाहिए। ये 3,√3, ये बी पॉइंट अपने को पता है, उसके हिसाब से इसका स्लोप कितना आएगा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30, क्योंकि पूरा मिलकर कितना 60, ये डिस्टेंस 2√3, ये डिस्टेंस भी 2√3 और ये डिस्टेंस भी 2√3, तो मुझे इस लाइन पर ओरिजिन से 2√3 के होने वाले पॉइंट चाहिए, तो 2√3 के होने वाले पॉइंट चाहिए, तो अगर मैं इसका इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, कोई भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, पॉइंट और स्लोप, राइट, पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट और स्लोप के लिए आप लोगों के पास पॉइंट ऑलरेडी है, लाइन कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, स्लोप के लिए आपको कौन सा एंगल चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ का बनाया गया एंगल, एक्स एक्सिस के साथ के बनाए गए एंगल अगर पता कर सकते हैं तो पॉसिबल है। डायरेक्टली मतलब ये एंगल तो नहीं पता कर पाएंगे, है ना, एक्सिस के साथ के एंगल को डिफाइन करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये एंगल आपको चाहिए होगा, ये एंगल तो हमें नहीं मिलेगा, ये ऐसे मिल जाएगा ना, ये पूरा कितना होगा 360, उसमें से 30 माइनस मिलेगा, थोड़ी सी 330, तो स्लोप के लिए tan 330, ये पूरा 360 होगा ना, उसमें से 30 हटा दोगे तो एक्सिस पर कितने एंगल बना रहता है, 330 डिग्री। हाउ टू फाइंड स्लोप tan ऑफ थीटा, तो tan 330 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, tan ऑफ 360 माइनस 30, 360 है तो tan का tan ही रहेगा, कौन सा पार्ट है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव तो -10 30 -10 30 माइनस 1/√3। इस लाइन का स्लोप आया -1/√3 पास हो रहा है 0,0 से, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y इक्वल टू माइनस x/√3 या तो फिर x प्लस √3y इक्वल टू 0, x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया। मुझे इस लाइन पर ओरिजिन से 2√3 डिस्टेंस पर होने वाला पॉइंट चाहिए, तो फिर वो पैरामीट्रिक फॉर्म वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। क्या था पैरामीट्रिक फॉर्म? x माइनस x1 बाई cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई sin थीटा इज इक्वल टू r। x1 और y1 मतलब के फिक्स पॉइंट जो कितना है 0,0। तो x अच्छा cos थीटा कैसे मिलेगा? tan थीटा कितना है आप लोगों का -1/√3 है ना। tan थीटा तो वो -1/√3 है, तो cos थीटा की वैल्यू थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव 360 -30 करूंगा तो cos 30 आएगा ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू y माइनस y1 अगेन 0 sin थीटा sin फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है sin -sin 30 -1/2 इक्वल टू r कितना है 2। एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा √3/2 इंटू 2√3 तो कितना आ जाएगा? ये तो 3 और y से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√3 इंटू -1/2 तो ये 2 और 2 कैंसिल होते हैं, y कोऑर्डिनेट आ गया -√3। तो एक पॉसिबल पॉइंट हुआ 3, -√3। एक पॉसिबल पॉइंट क्या हो जाएगा 3, -√3। राइट। और इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी और भी बनती होगी, जैसे एक पॉसिबिलिटी और क्यों बनती होगी? बिकॉज जैसे मैंने ये पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पर लिया है, राइट, वो बी पॉइंट इस तरफ भी तोड़ सकता है ना। तो बी पॉइंट अगर इस तरफ होगा तो ओ ए जिसका कोऑर्डिनेट था 3,√3, तो ये कितना डिग्री बन गया था 30 डिग्री स्लोप के हिसाब से। तो बी पॉइंट अच्छा आप लोगों को बनाना कितना है? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60। तो अगर ये 30 बना और बी पॉइंट अगर इस तरफ है तो फिर कंफर्म है कि बी पॉइंट को इसी पे होना पड़ेगा, तभी तो 60 बना पाएगा, तो बनाएगा। बी पॉइंट नीचे है तो ठीक है, बट बी पॉइंट अगर इस तरफ अगर मूव कर रहा है तो फिर बी पॉइंट कंफर्म है कि कहां पर होगा y एक्सिस पे होगा। और अगर ये डिस्टेंस कितना है 2√3, तो ये डिस्टेंस को भी क्या होना पड़ेगा 2√3। और y एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0,2√3। इसमें दो पॉसिबल पॉइंट आ रहा है, एक 0,2√3 अगर बी पॉइंट अगर इस तरफ हुआ और अगर इस तरफ हुआ तो फिर वो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर लो, जल्दी खुल जाएगा। राइट, मैक्सिमम बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला और वो सब लगाते हैं, वो बहुत लेंथी होगा, उससे अच्छा है क्या कैसे करें। और कोई डीपीपी 2 में 7 और टीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो ना, उसमें क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया हुआ है
तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है जब मुझे y एक्सिस का इंटरसेप्ट पता होगा? y इक्वल टू mx प्लस t, कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए? y इक्वल टू mx प्लस t, और t कितना दिया हुआ है? -1, और m के लिए क्या दिया हुआ है? तो लाइन इक्वल इंक्लाइंड है, अगर इक्वल इंक्लाइंड है तो उसका स्लोप मैंने पहले भी बताया था, इक्वल इंक्लाइंड है तो स्लोप क्या हो गया? या तो +1 या तो -1। तो इसमें एक बार m को +1 रख देंगे और एक बार -1 रख देंगे। यहाँ से आगे देखो, इक्वल इंक्लाइंड, इक्वल इंटरसेप्ट, इन सब का मतलब है कि स्लोप या तो 1 होगा या तो -1 होगा। फिर पीवाईक्यू में कोई डाउट हो? 8 पीवाईक्यू का 9। देखिए पीवाईक्यू का 9 क्वेश्चन एक बार चेक करो। तो क्या दिया 9 क्वेश्चन में? इफ नॉन जीरो नंबर ABC आर इन SP, ABC किसमें दिया हुआ है? SP में। A, B और C अगर SP में, तो पहले तो बताओ AB अगर SP में तो SP का मतलब क्या था? इसका रेसिप्रोकल AP में, तो 1/A 1/B और 1/C किसमें? AP में। और अगर AP में तो ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। सोचते हैं इसको, अगर इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ तो 1/A माइनस 2/B प्लस 1/C इक्वल टू 0। आपको एक लाइन दिया हुआ है, इफ नॉन जीरो नंबर ABC are in SP then the straight line x/A plus y/B plus 1/C equal to 0 always passes through a fixed point। तो फिक्स पॉइंट क्या होगा? तो ऐसे इक्वेट कर ले इसके साथ, x/A plus y/B plus 1/C equal to 0, इसके साथ इक्वेट करो तो पता चलता है x1 है y-2 है, तो ये लाइन कहाँ से पास होता होगा? हमें तो 1 कोमा, तभी तो उसे डिस्कस कर रहा होगा, तो 1 कोमा -2 है ना? ये फर्स्ट वाला क्या दिया कि द इक्वेशन ऑफ द लोकस, लोकस आ गया। क्या होता है लोकस? ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट अंडर सेम कंडीशन। द कंडीशन दिया होगा कुछ भी, क्या कंडीशन है? इफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a1, b1 and a2, b2 is a1 minus a2 into x plus b1 minus b2 into y plus c equal to 0। मतलब इसका लोकस ऑलरेडी बोले कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको c की वैल्यू पता करनी है। कंडीशन को सोल्व करते हैं। आपके पास दो फिक्स पॉइंट है, कौन कौन सा? a1, b1 एंड a2, b2। आप कौन से पॉइंट को ज्वाइन करने वाले हो? ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जिनका इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। ये P जो है वो आपका मूवेबल पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट नहीं है। P मूव करता रहता है, बट इस तरह से मूव करता है कि ये डिस्टेंस जब भी वो मेजर करोगे आप P से लेके A का और P से लेके B का, तो डिस्टेंस हमेशा सेम आना चाहिए, है ना? क्वेश्चन के हिसाब से P आपका मूवेबल पॉइंट, तो मूवेबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं? x, y। कंडीशन क्या है? PA इक्वल टू PB। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस PA? डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला रूट भी होगा, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x माइनस a1 का स्क्वायर प्लस y माइनस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a2 का स्क्वायर प्लस y माइनस b2 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का x स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म y स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मिडिल टर्म माइनस 2x a1, इसका थर्ड टर्म a1 स्क्वायर, इसका मिडिल टर्म 2y_b1 प्लस b1 स्क्वायर, यहाँ पर मिडिल टर्म माइनस 2x a2 प्लस a2 स्क्वायर, इसका मिडिल टर्म माइनस 2y_b2 प्लस b2 स्क्वायर।
राइट। ये सबको इस तरफ शिफ्ट कर लो, इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का क्या होगा प्लस, इसमें से क्या कॉमन है 2x, क्या बचेगा अंदर a1 माइनस a2, ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस का प्लस, तो इसमें क्या कॉमन 2y, तो अंदर क्या बचेगा b1 माइनस b2, बाकी सब अगर इस तरफ शिफ्ट होंगे तो माइनस ऑफ a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये मेरा लोकस है, ये हमारी सब आंसर। बट उनकी सब आंसर क्या है a1 माइनस a2 इंटू x प्लस b1 माइनस b2 इंटू y, तो साथ में 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 नहीं होना चाहिए तो क्या करूंगा 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये जो पूरी वैल्यू आपको दिख रही है किसकी वैल्यू देगी c की, है ना, प्लस c दिया तो c की वैल्यू फाइंड करो, c किसके बराबर हो गया हाफ ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, तो a इज द करेक्ट। लोकल में कुछ नहीं करना है, या तो पैरामीटर को हटाना है, अगर पैरामीटर दिया है तो या तो कंडीशन दिया तो कंडीशन को सॉल्व करना है। बीच में हो गए सारे, तो 22 में दो लाइन दिया हुआ है, देखेंगे तो फर्स्ट लाइन इज गिवन x प्लस वाई इक्वल टू मॉड n, एंड सेकंड लाइन इज गिवन ax माइनस वाई इक्वल टू 1, और क्या बोला है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करेंगे, इसका अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने तो पहले दोनों को ऐड कर लेता हूँ, y y कैंसिल, इसमें से x कॉमन 1 प्लस a, सामने बचा मॉड a प्लस 1, x की वैल्यू क्या आ गई मॉड a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a, ठीक है। और ये x की वैल्यू को अगर किसी भी इक्वेशन में पुट कर लिया जाए, सपोज मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, तो x y क्या आ जाएगा मॉड a माइनस ऑफ मॉड a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a, एलसीएम लूंगा तो मॉड a और ये माइनस मॉड a कैंसिल हो जाएगा, मॉड a इंटू a माइनस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये आपके इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, है ना, नॉर्मली सॉल्व कर लिए। अब पूछा बोला क्या है, ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, x और y दोनों का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को मॉड a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a को ग्रेटर देन 0 करना है, और a इंटू मॉड a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a को भी ग्रेटर देन 0। मॉड को, इस मॉड a को लेके आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, a अगर मॉड हटाना होगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ केस ले लेता हूँ a ग्रेटर देन 0, ये a पॉजिटिव हो सकता है और a नेगेटिव हो सकता है। अगर a अगर पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत है आप लोगों को, मॉड का काम क्या होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, जो ऑलरेडी पॉजिटिव तो काम ही नहीं है, तो a अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये आप लोगों का e बन जाएगा, तो a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 तो कर दिया, तो क्या बचेगा 1 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता ही है, तो 1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो चलो आपको x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दिया गया तो सेटिस्फाई हो रहा है, और वही a ग्रेटर देन 0 अगर इसमें रखता हूँ तो वापस मोड की जरूरत नहीं है, तो क्या बनेगा ये a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर a माइनस 1 है, a प्लस 1 और नीचे आपके पास a प्लस 1 था, वो a प्लस 1 को कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस 1 बचा जिसको क्या होना है ग्रेटर देन 0, तो a को क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 1, राइट। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेता हूँ, ये मेरा कब बन रहा है जब a ग्रेटर देन 0 लेके चल रहा हूँ, तब
जब मैं a ग्रेटर देन 0 लेके चलूंगा तो मुझे लास्ट में पता चल रहा है a को ग्रेटर देन 1 होना है, तो आपको फाइनली इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 1 का इंटरसेक्शन, ग्रेटर देन 1। एक तो ये पता चल गया कि a को 1 से बड़ा होना है, तो a 1 से लेके कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। एक पॉसिबिलिटी ये बनी 1 से लेके इनफाइनाइट की। अभी ये केस हुआ, अभी दूसरा केस बाकी है। कौन सा दूसरा केस, a को लेस देन 0। और अगर मैंने a को लेस देन 0 लिया, a को अगर हम लोग लेस देन 0 लेते हैं, तो फिर आप लोगों का ये मॉड है क्या बनेगा, माइनस है। ये अगर नेगेटिव है, अगर मॉड हटा तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, क्यों माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी a नेगेटिव है, तो आगे नेगेटिव लगाऊंगा तभी तो पॉजिटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ a इज लेस देन 0, तो फिर यहाँ पर बना आपके पास 1 माइनस है डिवाइडेड बाय 1 प्लस है, और इसको क्या होना है, ग्रेटर देन। ठीक है, राइट। इसको फिर वो वेरी कर लेते हैं। नंबर 9 पे कौन से दो नंबर आएंगे, एक -1 और एक +1। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है। 1 से बड़ी वैल्यू रखते हो तो आप ये आंसर नेगेटिव में जाएगा, 1 से बड़ी वैल्यू 2 रखो तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये माइनस तो बाजू में प्लस, उसके बाजू में माइनस, ऑल्टरनेट साइन होता है, आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो प्लस वाला हो गया। तो अभी हमें पता चल रहा है कि a को किसके बीच में होना है, -1 से 1 के बीच में। पर आप ऑलरेडी कौन सा केस लेके चल रहे हो, a लेस देन 0। फिर लास्ट उसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसका इसका और इसको भी तो सोल्व करते हैं। ये अगर नेगेटिव लिया तो मोड हटेगा तो आगे माइनस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये -a² -1 अपॉन 1 प्लस a को ग्रेटर देन 0 होना है। यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस। वो माइनस अगर कॉमन लेके अगर हटा दूं तो जो माइनस में कॉमन लिया है वो अगर हटा दूंगा तो वो इनइक्वालिटी का क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, लेस देन 0। इस पूरे को नेगेटिव होना है, और उसमें मुझे ये पता है कि a² + 1 तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर आप +1 करोगे तो कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, और अगर पूरा आंसर अगर नेगेटिव चाहिए तो नीचे वाले को नेगेटिव ही होना पड़ता होगा, सही है ना। तो 1 प्लस a को लेस देन 0 होना पड़ेगा, 1 प्लस a को लेस देन 0 होना पड़ेगा, तो a को लेस देन -1 होगा, और तीनों का इंटरसेक्शन। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 0 से कम होना चाहिए, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। फिर आप ये भी बोल लो कि नहीं, a को -1 से छोटा भी होना चाहिए, तो इसका कॉमन पार्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं। -1 से 1 की वैल्यू यहाँ पर आप बोल लो कि नहीं -1 से छोटा होना चाहिए, तो फिर कॉमन कुछ होगा ही नहीं। इस तरह की एक केस पॉसिबल ही नहीं, इसमें कोई कॉमन पार्ट ही नहीं। तो फिर एक ही केस पॉसिबल, और उसके हिसाब से आपका आंसर कितना है, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से इनफाइनाइट, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80।
ना 18 क्वेश्चन पे रीड करा, तो क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो क्या दिया। द लाइन p into p square plus 1 into x, दो लाइन दे रखा है आप लोगों को और बोला जाता है कि दोनों लाइन किसी एक ही कॉमन लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। एक बार डायग्राम बनाते हैं, ये आप लोगों को फर्स्ट लाइन, ये आप लोगों का सेकंड लाइन, और बोला जाता है कि कॉमन लाइन के साथ ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है? अगर ये 90 होगा तो ये 180 होगी, तो यहाँ का एंगल क्या होगा? इस तरह की कॉमन लाइन के साथ अगर ये दोनों ही लाइन परपेंडिकुलर थे तो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों को पैरेलल होना पड़ता होगा, और तो पॉसिबिलिटी नहीं, राइट। और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते होंगे तो फिर ये दोनों 90 90 है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, अब इंटरसेक्ट नहीं कर सकते तो लाइन के बीच में तो दो ही कंडीशन होती है, या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो नहीं करेगा। नहीं कब करेगा? जब वो पैरेलल होगा। तो कंफर्म है कि दोनों लाइन कैसे होंगे, और अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप को क्या होना पड़ेगा? सेम। तो पहले का स्लोप आप देखोगे तो p into p square plus 1 है माइनस a by b, और दूसरे का स्लोप क्या होगा? माइनस ऑफ p square plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन p square plus 1, देखकर कट हो जाएगा। दूसरे का स्लोप माइनस ऑफ p square plus 1, दोनों के स्लोप को इक्वेट कर लिया, इसको शिफ्ट किया इस तरफ, या तो डायरेक्ट p square plus 1 कट भी कर लोगे तो चलेगा, क्योंकि p square plus 1 एक्चुअली 0 नहीं हो सकता है। हम वेरिएबल को कट कब कर सकते, कब नहीं कर सकते? जब हमें पता नहीं होगा कि वो 0 होगा कि नहीं होगा। जबकि ये तो पता है कि 0 नहीं होगा, तो इसको तो कट भी कर लूंगा तो चलेगा। तो p की एक ही वैल्यू पॉसिबल है इक्वल टू -1, तो a इसका करेक्ट। ये बताओ किया है उसमें 13। मैं जैसे आप लोगों को कल भी बोल रहा था मैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब भी क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप लोग एक बार हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की ट्राई करो, आपको काफी कुछ आइडिया वहां से मिल जाते हैं। जैसे 13 क्वेश्चन देखोगे तो क्या होगा, इफ a, a² falls inside the angle made by the line y equal to x/2, और ये दोनों लाइन जो दे रखे हैं 13 में y equal to x/2 एंड y equal to 3x, ये दोनों लाइन कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। कैसे पता चला? कांस्टेंट नहीं है तो कहां से पास होगा? ओरिजिन से। और x ग्रेटर देन 0 भी दिया है दोनों में, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट, है ना। x ग्रेटर देन 0 होता है तो फर्स्ट में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। तो आप लोगों की जो लाइन पास होती है ओरिजिन से, तो वो लाइन आप लोगों का y equal to x/2, मतलब y equal to x/2 और y equal to 3x में दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि y equal to x/2 कौन है और y equal to 3x कौन है? दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बोला एकदम सही बोला, कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास हो रहा है। पर मुझे ये कैसे पता चलेगा इस दोनों से y equal to x/2 कौन है और y equal to 3x कौन है? मैं बहुत आराम से बोल सकते हैं, तो कौन सा y equal to x/2 है, कौन सा y equal to 3x है। इसका स्लोप कितना? 1/2। इसका स्लोप कितना? 3। इसका स्लोप बड़ा है, और tan थीटा क्या देता है आपको? स्लोप। और tan कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग? tan में एंगल इंक्रीज करता हो तो वैल्यू इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। तो tan कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग है, तो जिसका वैल्यू बड़ा उसका एंगल भी बड़ा, तो जिसका स्लोप बड़ा है उसका एंगल भी बड़ा होगा। तो ये y equal to 3x की लाइन होगी, ये y equal to x/2 की लाइन होगी। तो स्लोप से मुझे समझ में आएगा कौन कौन सी लाइन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a,a/2 को a,x² को इसके बीच में होना है।
a comma a square falls inside the angle made by the line y equal to x by 2 and y equal to 3x। तो उसके लिए a की रेंज क्या होगी पूछा है। ये तो पोजीशन ऑफ पॉइंट्स का कंसेप्ट यूज करिए है ना, क्या करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट्स का कंसेप्ट कर लेते हैं। a comma a square को अगर इन दोनों के बीच में होना है राइट, तब हमें क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो जो भी आपको ठीक लगे। समझ में यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेता 1, 2। तो ये जो a कोमा a स्क्वायर और 1, 0 है वो इस y इक्वल टू 3x के लिए सेम साइड पर है। और सेम साइड की कंडीशन क्या होती है, सेम साइड की कंडीशन क्या होती है, दो पॉइंट अगर एक ही लेंथ के सेम साइड पर है तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि साइन सेम होती है। तो a कोमा a स्क्वायर जब इसमें पुट करोगे तो 3a माइनस a स्क्वायर आएगा, x की जगह पर a रखा y पर a स्क्वायर रखा, 1, 0 बीच में पुट कर लेता हूँ। तो x को 1 रखा y को 0 रखा तो 3 माइनस 0 तो 3a माइनस a स्क्वायर अपॉन 3 और इसको क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन। इस लाइन के लिए दोनों सेम साइड पर है और y इक्वल टू x by 2 के लिए दोनों ऑपोजिट साइड पर है। ऑपोजिट साइड की कंडीशन क्या होती है, रेशियो नेगेटिव आना चाहिए। तो अब a को मैं स्क्वायर अगर इसमें रखा जाएगा तो a by 2 माइनस a स्क्वायर x की जगह पर a y की जगह पर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की जगह पर 1 तो 1 by 2 माइनस 0 इसको क्या होना पड़ेगा लेस देन 0। क्यों लेस देन 0, तो दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड पर। 3 को तो सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते क्योंकि 3 पॉजिटिव है पता है, बाकी मतलब 3a माइनस a स्क्वायर, a कॉमन तो 3 माइनस a, नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर, एक 0 और एक 3, 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे 4 रखा सपोज तो ये नेगेटिव में चला जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, आपको चाहिए था ग्रेटर देन 0 तो एक इसके बीच में आ गया 0 से लेकर 3 के बीच में। अब बाजू वाला भी सोल्व करते हैं, बाजू वाला जब सोल्व करोगे ये वाला तो a by 2 माइनस a स्क्वायर इसमें से क्या कॉमन, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं पॉजिटिव है। a by 2 a कॉमन तो 1 by 2 माइनस है, नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर 0 है 1 by 2, 1 by 2 से बड़ी वैल्यू रखा 1 रखा तो नेगेटिव में चला जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, आपको लेस देन 0 चाहिए था तो माइनस पर आंसर। आपका फाइनल आंसर कौन सा होगा, जो इसका इंटरसेक्शन होगा। तो अगर इसको इसी के नीचे अगर डाल दिया जाए 0 से लेके 3 तो क्या कॉमन दिख रहा है 1 by 2 से 3, तो a की रेंज पता करें तो a को किसके बीच होना पड़ेगा 1 by 2 से 3 b आंसर। इसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट यूज करें। फिर नेक्स्ट कौन सा 23, देखो लोकल का वापस क्वेश्चन है। वो क्या दिया 23 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। a और b दो फिक्स पॉइंट है, a का कोऑर्डिनेट 2, -3, b का कोऑर्डिनेट -2, 1 are two vertices of a triangle, are two vertices of a triangle and third vertex moved along the line 2x plus 3y equal to 9, then the locus of the centroid of the triangle। आपके पास दो फिक्स पॉइंट है, a is given 2, -3, b is given -2, 1। ट्राइंगल का जो सी पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, ये मूवेबल पॉइंट है, पर ये पॉइंट हमेशा हेड लाइन के ऊपर है और वो लाइन पे इक्वेशन आप लोगों को दिया हुआ है 2x plus 3y equal to 9। सी पॉइंट फिक्स नहीं है तो सी पॉइंट अगर मूव करेगा, सी पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो ट्राइंगल बदलेगा और ट्राइंगल अगर बदलेगा तो उसका सेंट्रोइड भी तो बदलेगा। और ऐसे कितने सेंट्रोइड होंगे
इनफाइनाइट वो सारे सेंट्रोइड को ज्वाइन करोगे तो कुछ कर्व मिलेगा, वो कर्व क्वेश्चन। तो सी कोऑर्डिनेट मूवेबल पॉइंट है तो उसको सपोज हम लोग कुछ नाम दे दे x, y दे देते हैं। x, y अगर दे देते हैं तो ये जो x, y होगा या भी x, k देते हैं वरना वापस हम कंफ्यूज हो जाओगे। x, k देते व्हाट इज सेंट्रोइड? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जिसका लोकल चलना है तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3, तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3। ऐसे बहुत सारे पॉइंट इनको ज्वाइन करना है। हमारे फाइनल आंसर में क्या नहीं आना, एच और के बिकॉज वो चेंज हो रहा है। ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है? x। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? y। तो h/3 अगर x है तो h कितना? 3x। k - 2/3 अगर y है तो k कितना? 3y + 2। और ये h और k पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते होगा, कोई कंडीशन तो दिया ही नहीं क्योंकि c हमेशा इसी लाइन पे रहना चाहिए। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो 2h + 3k = 9। ये तो ठीक वैल्यू डाल देते हैं। तो 2 × 3x 6x, 3 × 3y 9y + 6 = 9। तो 6x + 9y = 3। 3 से डिवाइड करूंगा तो 2x + 3y = 1। इसका मतलब है कि ये सारे सेंट्रोइड को भी ज्वाइन करोगे ना आप लोग तो वापस एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन इसको पैरेलल होगा क्योंकि इस पर इसमें देखा ना कि कांस्टेंट का डिस्टेंस है। ऐसा तो सिर्फ कब हो सकता है जब वो पैरेलल हो। तो आप लोग वो सारे जी पॉइंट ऐसे बहुत सारे जी मिलेंगे उसको ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बनेगा और वो लाइन इसको पैरेलल होता होगा। तो आपको पूछा गया था उसका लोकस क्या होगा, तो 2x + 3y = 1 दिया। तो क्या करना आप लोगों को, पॉइंट को ज्वाइन करना, उसकी कंडीशन क्या है उसको समझो लोकस में। क्वेश्चन नंबर 76 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 76 कैसे करें? The point P of A, B undergoes following transformation to a new coordinate P dash, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -1/√2, 7/√2। मतलब P पॉइंट है A, B, इसको तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी से पास करते हैं तो जो नई जगह पर पहुंच रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? -1/√2, 7/√2। वो तीन स्टेजेस क्या है? फर्स्ट स्टेज रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y = x। पहले उसका मतलब समझो। y = x के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन मतलब y = x एक मिरर का काम कर रहा है, मिरर ही तो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? तो मुझे बताओ a, b का y = x के रिस्पेक्ट में जब आप लोग रिफ्लेक्टेड पॉइंट ढूंढोगे तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? y = x मतलब कहां होगा? ओरिजिन से पार होगा और एकदम सेंटर पे भी होगा क्योंकि स्लोप 1 है। y = x का स्लोप कितना? 1। तो ये 45 डिग्री में डिवाइड कर दो, ये y = x। यहाँ पर आपके पास पॉइंट है P of A, B। तो मुझे बताओ इसके रिस्पेक्ट में उसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट यहाँ कहीं आता होगा, क्या होगा? फर्स्ट स्टेप या तो पहला स्टेप है। आप अपने आप को कंसीडर करो y = x के सामने आप खड़े हो तो आपका जो इमेज होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर आप 1, 2 A, B हो
आप जब मिरर के सामने खड़े रहते हो तो क्या होता है, क्या होगा, बी कॉमा है, पर सीधी सी बात है, क्या होगा ए कॉमा बी का, पर मेरा लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट क्या बनता है, लेफ्ट बनता है, मिरर के सामने खड़ा रहता हूँ तो y अगर y इक्वल x है, y इक्वल x है, इसमें x और y इंटरचेंज हो जाता है, तो हर बार नहीं होता भाई, तो y इक्वल x इसलिए y इक्वल x प्लस 2 होगा, कैसा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो प्लस 2 भी मैटर करेगा, पर इसमें तो y इक्वल x ही दिया था, तो a कॉमा b का रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या हो जाएगा, b कॉमा है, तो पहले स्टेप के बाद वो a कॉमा b कहाँ पहुंच गया, b कॉमा है। अब दूसरे स्टेप पे पहुंचते, फिर उनको बोला कि इतना करने के बाद आपको उसको ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट करना है, मतलब शिफ्ट करना है थ्रू 2 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ 2 यूनिट दूर ले जाना है आपको। अभी ये b कॉमा a है, अभी क्या बन चुका है, b कॉमा a, उस b कॉमा a को आप लोग पॉजिटिव x एक्सिस पे 2 यूनिट शिफ्ट कर रहे हो, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो फिर अब बताओ यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b प्लस 2 कॉमा a, b में 2 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और a को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रह रहा है, तो b प्लस 2 कॉमा a। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप के बाद मैं यहाँ पहुंचा b प्लस 2 कॉमा, ये 2 स्टेप हो गए, अब थर्ड स्टेप में पहुंचा, तो ये दोनों समझ आ गए, तो y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में जब भी आप लोगों को किसी का भी इमेज फाइंड करना तो सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर लेना, ठीक है। फिर बोला है कि रोटेशन करना है, कल ही हमने चेक किया था, रोटेशन वाला मैंने आपको टेबल बना के दिया, रोटेट करना है थ्रू एन एंगल ऑफ π/4 इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस अबाउट द ओरिजिन। अब क्या है, आप b प्लस 2 कॉमा a पे हो, मतलब अगर मैं नया डायग्राम बनाऊं तो मैं यहाँ पर हूँ b प्लस 2 कॉमा a पे, और इसको मैं 45 डिग्री पर रोटेट कर रहा हूँ थ्रू द ओरिजिन। कितने डिग्री पे रोटेट किया, 45 डिग्री पर, एक नई पोजीशन पे पहुंचेगा, और वो नया पोजीशन जो होगा उसका कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है, -1/√2 कॉमा 7/√2, तो फिर वो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तभी 2a प्लस b मिलेगा। तो क्या था टेबल, यहाँ पर x डैश और y डैश, यहाँ पर x और y, यहाँ पर cos थीटा sin थीटा का या माइनस sin थीटा, करेक्ट। अब इसको यूज करना आपको, मुझे वो चेक करने का कैसे यूज करोगे, 2 स्टेप तो हमारे हो गए, और 2 स्टेप पर हम b प्लस 2 कॉमा a पे है, उसको जब मैं 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा जो नया पोजीशन बन रहा है, वो नया पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आप लोगों को -1/√2 कॉमा 7/√2, मतलब अभी मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, पर वरना एक सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया होगा, बिकॉज़ x की वैल्यू नेगेटिव है। तो कैसे यूज करेंगे, तो देखो यूज करके a और b क्या है,
जैसे इसमें इसमें एक ही चीज होता है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इसमें x कौन है, y कौन है, x डेश कौन है, y डेश कौन है। थीटा तो 45 दिया ही हुआ है, थीटा तो 45 दिया ही हुआ है, तो थीटा 45 है। अब अगर ये दो पॉइंट है, इसमें से एक्स वाई कौन और एक्स डेश वाई डेश कौन, क्या होगा? ए सी और बी आ रहा है, 2a प्लस बी ढूंढना है। आया? नहीं आ रहा होगा, डी आंसर है। करीब मैंने आपको समझाया था कि भाई जब आप लोग उस पॉइंट को वहीं का वहीं रखते हो तो क्या करना, और पॉइंट भी जब शिफ्ट होता है तो क्या करना है। यहाँ पर पॉइंट आपका शिफ्ट हो रहा है, b प्लस 2 a जब नई जगह पर जा रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट ये बन रहा है, तो फिर ये मेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा? एक्स डेश वाई डेश नहीं बनेगा, ये एक्स और वाई बनेगा। जब पॉइंट जब शिफ्ट होता है तो वो आप लोग को ओरिजिनल कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेगा। ये एक्स डेश वाई डेश कब बनता है? जब पॉइंट वहीं का वहीं रहता, शिफ्ट में अपने एक्सिस को रोटेट करता। इस केस में ये x आप लोगों का -1/√2 होगा, y आपका 7/√2 होगा, ये x डेश मेरा b प्लस 2 होगा और y डेश मेरा a होगा। तो फिर अब इसको सॉल्व करूंगा तो b प्लस 2 इक्वल टू -1/√2 इंटू cos 45, ये वाला रोल होगा ना। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू -1/√2, तो -1/2, फिर sin 45 भी 1/√2 इंटू 7/√2, तो 7/2, 7/2 -1/2, 6/2, 6/2 इज 3, तो b की वैल्यू 1, b कितना है? 1। फिर अगर इसको ढूंढेंगे तो a इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√2 इंटू साइन 45 1/√2, तो 1/2, और cos 45 1/√2, 7/√2 इंटू 1/√2, तो प्लस 7/2, 7/2 प्लस 1/2, तो 8/2, तो 4। तो a 4 आया, b 1 आया। आपको ढूंढना क्या है? 2a प्लस b, तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 9, तो d इज द करेक्ट। तो आप ये बस ये ध्यान देना कि आपको कौन सा एक्स वाई लेना है, कौन सा एक्स डेश वाई डेश लेना है। तो सिंपल ऐसा ध्यान रखो ना, जब आप लोग ओरिजिनल पॉइंट को भी, जो पॉइंट है वो पॉइंट भी अगर शिफ्ट हो रहा है तो जहां पहुंचेगा वो आज भी उसका एक्स और वाई का काम करेगा, जो ओरिजिनल पॉइंट है आपका, राइट। तो यहाँ पर पॉइंट भी शिफ्ट होने के बाद ये पॉइंट बना, तो ये आपका एक्स और वाई बनेगा, और जो ये पॉइंट होगा b प्लस 2 a, वो आप लोगों को एक्स डेश वाई डेश बनेगा। क्यों ऐसा हो रहा है समझ आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि आपने 45 डिग्री पे जब रोटेट किया है, तो 45 डिग्री पे रोटेट करने के बाद तो बोलिए आप लोग वापस एक बार समझ, ये एक्स और वाई है। अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट P था, यहाँ पर पॉइंट P था, और मैंने अपने एक्सिस को रोटेट किया थीटा डिग्री पर, एक्सिस को रोटेट किया, बट मैं P पॉइंट को रोटेट नहीं करूँ, P पॉइंट वहीं का वहीं है, और ये मेरा एक्स डेश वाई डेश है, ये मेरा एक्स डेश वाई डेश है, राइट। तो ये एक्स डेश वाई डेश के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट आप लोगों का क्या बनेगा फाइंड करना है। एक्स डेश वाई डेश के रिस्पेक्ट में अगर आप चेक करोगे तो ये नया कोऑर्डिनेट बन जाएगा आप लोगों को। तो इसका जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट उसको तो आपने चेंज किया ही नहीं ना, p का तो वहीं का वहीं है। तो p अगर मेरा 1,2 है और थीटा अगर मेरा 30 डिग्री है, तो इसमें जो 1,2 होगा मेरा एक्स और वाई है, क्योंकि आज भी वो एक्स और वाई की तरह ही बिहेव कर रहा है, उसको तो आपने शिफ्ट ही नहीं किया है। तो आज भी ये 1,2 कौन है आपका? एक्स और वाई। और आपको ढूंढना क्या, क्योंकि आपको इसके रिस्पेक्ट में ढूंढना है, तो आपको एक्स डेश वाई डेश ढूंढना है। तो उस केस में मेरा 1 और 2 एक्स और वाई बनेगा। इस टेबल में एक्स आपका 1 होगा, वाई आपका 2 होगा, एक्स डेश वाई डेश आपको पता करना है, और यहाँ पर cos 30, sin 30, माइनस sin 30 और cos 30। ठीक है, फिर एक्स डेश अगर आपको ढूंढना होगा तो एक्स डेश से ढूंढोगे आप लोग 1 इंटू cos 30 प्लस 2 इंटू
sin 30 और y डैश अगर ढूंढना होगा तो 1 इंटू माइनस साइन 30 प्लस 2 इंटू कोस 30। ये ठीक है, राइट। अब ऐसा मान लेते हैं कि जो 1,2 है, जब मैंने एक्सिस को रोटेट किया, एक्सिस को रोटेट किया तो P पॉइंट भी मैं रोटेट कर रहा हूँ, और P पॉइंट रोटेट होने के बाद यहाँ पर आया 1,2 पे, एक एग्जांपल के पास। अब ये 1,2 किसके रिस्पेक्ट में? एक्स डैश और वाई डैश के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स डैश वाई डैश रोटेट हो रहा है तो साथ में पॉइंट भी तो रोटेट हो रहा है। ये 1,2 आउटपुट का एक्स डैश और वाई डैश बनेगा, और फिर आपको ओरिजिनल पॉइंट P ढूंढना होगा तो आपको एक्स और वाई ढूंढना है। तो फिर वो एक्स ढूंढने के लिए क्या करूंगा? 1 इंटू कोस 30 माइनस 2 इंटू, फिर ये कॉलम लूंगा एक्स के लिए और वाई के लिए, ये वाला कॉलम। ठीक है, तो आप जब पॉइंट को रोटेट नहीं करते हो तो पॉइंट आपके एक्स और वाई का काम करेगा, और पॉइंट भी रोटेट हो रहा है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट का एक्स डैश वाई डैश का काम करेगा। तो यहाँ पर पॉइंट भी रोटेट हो रहा है ना, आप लोगों का पॉइंट आप लोगों का -1/√2 जब 1/√2 पे पहुंच जाता है तो वो एक्स डैश वाई डैश, मतलब आप लोगों को एक्सिस के साथ रोटेट किया तो वो मेरा एक्स और वाई बन गया, और मुझे नया कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश बता देगा। ठीक है, तो रोटेशन में बस यहाँ पर बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसको एक्स लेना है, किसको वाई, किसको एक्स डैश, किसको वाई डैश। बाकी फर्स्ट और सेकंड तो ध्यान में रखोगे, y इक्वल टू एक्स लोगे, मतलब y को एक्स के रिस्पेक्ट में जब भी आप रोटेट करोगे तो क्या करना, a और b को इंटरचेंज कर देना, और बाकी किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर इमेज फाइंड कर, तो मैंने कल ही आपको एक शॉर्ट कर दिया, क्या तो शॉर्टकट x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2 हटा दूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 लगा दूंगा तो इमेज। और देखो कोई आप लोगों को बताऊं, कोई डाउट आप लोग को? तो पहले बताओ, वरना फिर मैं आपने बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72।
तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसी की बात हो रही है। कैसे यूज करोगे वापस एक बार मुझे बताओ। इमेज फाइंड करने किसका, कॉमा फाई का, कौन से लाइन का? तो y को x+1 जो होगा वो आपका मिरर का काम करेगा, लाइन का इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर पॉइंट है p ऑफ g कॉमा फाई, मुझे इसका इमेज चाहिए, तो इमेज यहाँ कहीं होगा। वो इमेज का कोऑर्डिनेट नीचे में से किसको सेटिस्फाई करेगा बताना है, क्यू लाइन दोनों तक। ये आपका पॉइंट p है, ये आपका पॉइंट q। तो कैसे यूज करोगे, x माइनस x1, x1 कौन 3 अपॉन a मतलब कौन x का क्वेश्चन, फिर y माइनस b y1 मतलब 5 डिवाइड बाय b मतलब y का क्वेश्चन इक्वल टू, इमेज की बात हो रही है तो माइनस ट्वाइस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह की जो पॉइंट है उसको उठा के लाइन में डाल दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, इसको x माइनस 3 के साथ इक्वेट करूंगा तो x इक्वल टू 4 और y के साथ इक्वेट करूंगा तो माइनस 1 और 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 4, तो x भी 4 आया, y भी 4 है, जो इसका इमेज है इसका इस पॉइंट में, राइट। अब आपको पूछा गया था कि नीचे में से किसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या करूंगा, ऑप्शन में पुट करके चेक कर लूंगा कि किसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। x को अगर आपने 4 रखा पहले ही ऑप्शन में तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, फिर y को भी 4 रखा तो 4 माइनस 2 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो पहले ऑप्शन सेटिस्फाई करेगी। तो डायरेक्टली वो इमेज वाले क्वेश्चन आएंगे, पुट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो जो आपको शॉर्टकट मिलेगा उसको यूज करना। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एक बार आप लोग ट्राई करो कैसे करोगे।
आ जाए तो बता। तो उसके अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या पता चला आपको? जो वही नहीं पता चला। आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियस। तो कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस और स्मॉल आर मतलब इन रेडियस। कैपिटल आर किसके लिए यूज हुआ होगा? सरकम रेडियस। स्मॉल आर किसके लिए यूज हुआ होगा? इन रेडियस। आपने डायग्राम बनाया, आप लोगों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें दो सर्कल बनाते हैं, सरकम सर्कल बनाते हैं, इसका रेडियस को आप क्या बोलोगे? कैपिटल आर। और एक इन सर्कल बनाते हैं, इसके रेडियस को क्या बोलोगे आप? स्मॉल आर। तो दोनों का रेडियस का एडिशन चाहिए आपको। क्वेश्चन ये तो कभी भी कैपिटल आर स्मॉल आर देंगे तो सरकम रेडियस और इन रेडियस की बात है। और एक ट्रायंगल का एक साइड दिया हुआ है 2x x plus y इक्वल टू 3 और एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड भी दिया हुआ है 0,0 और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सेंट्रोइड होता है वही तो आपका ऑर्थो सेंटर होता है, वही आपका इन सेंटर भी होता है, वही आपका सर्कम सेंटर भी होता है। इस ट्राइंगल का इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0 क्योंकि जो सेंट्रोइड है वही आपका इन सेंटर भी है। तो 0,0 है जो इस सर्कल का भी सेंटर है और इस बाहर के सर्कल का भी सेंटर। तो सर्कम सेंटर भी 0,0 होगा, इन सेंटर भी 0,0 होगा बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फिर मुझे अंदर के सर्कल का रेडियस कैसे ढूंढोगे? ये तो 9 का कंसेप्ट हो गया। सर्कल में सेंटर से लेकर टेंजेंट पे जब आप लाइन बनाते हो, ये टेंजेंट हुआ ना, तो कितना डिग्री बनाता है? 90। 9 में पढ़े थे ना आप लोग, ये 9 या 10 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे। तो आपको टेंजेंट पे 90 डिग्री बनता है और ये आपका रेडियस भी है। तो 0,0 से लेके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका स्मॉल आर हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 0 0 रख दोगे, 3 को शिफ्ट करोगे, -3 का मॉड 3 डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट 2। तो स्मॉल आर तो आ गया 3/√2 अब कैपिटल आर चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। ये कैपिटल आर होगा, कैसे निकालेंगे? ये मिल गया, स्मॉल आर मिल गया मुझे 3/√2। यहाँ पर डिग्री 90 है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को यूज करो ना, तो ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? तो ये एंगल कितना होगा? 30। तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होता होगा, तो ये 30 डिग्री है, सामने का साइड पता है, हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, तो sin 30 यूज कर लेता हूँ। साइन की फॉर्मूला के हिसाब से ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कैपिटल आर है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2। तो कैपिटल आर इक्वल टू 2 सामने मल्टीप्लाई होगा 3/√2 का 6/√2 हो गया। आपको इसको ऐड करना है, तो 6/√2 प्लस 3/√2 तो 9/√2 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 75।
25। तो मुझे ठीक है, एक चीज बताओ, क्या कर रहे हो आप लोग, एक बार स्टेप्स बताइए, आप लोग क्या दिमाग में चल रहा है। डायग्राम आप लोगों ने बनाया होगा, ये दो पैरेललोग्राम से दो साइड दिया हुआ है, अब ये दोनों में कांस्टेंट नहीं है, मतलब पक्की बात है कि दोनों ही ओरिजिन से पास हो रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा, तो पक्का है कि ये तो ये वाला डायगोनल नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, तो दूसरा वाला डायगोनल होता होगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो दूसरा डायगोनल होगा वो कौन से पॉइंट से पास होगा। एक तो 0,0 से पास हो ही रहा है, और कौन से पॉइंट से पास होगा, 0,0 तो कैसे नहीं देंगे कोई नहीं, तो और कहीं ना कहीं तो पास होता होगा, वो कहाँ से पास होता होगा, वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है लाइन में, तो वो पॉइंट आपको पता करना है। तो वो पॉइंट कैसे मिलेगा, जब ये लाइन का इक्वेशन मिलेगा तो मुझे वो पॉइंट ऑप्शन पुट करके चेक कर लूंगा कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको इनडायरेक्टली इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये लाइन का इक्वेशन कैसे करोगे। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, पैरेललोग्राम में एक ही कंडीशन होती है, क्या, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स हो एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मुझे ये पॉइंट मिल जाता है, तो डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते होंगे तो ये पॉइंट अगर आप लोगों को मिल जाता है तो ये पॉइंट तो मिल जाएगा ना, इसको इसका मिड पॉइंट, ये पॉइंट निकाला आप लोगों ने, ये समझ में आया ना। क्या करना पड़ेगा आपको इस लाइन के इक्वेशन फाइंड करना है, और इस लाइन के इक्वेशन के लिए क्या, कोई भी लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट है स्लोप, तो पॉइंट तो है, स्लोप नहीं है, तो स्लोप के लिए और एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं, पॉइंट के लिए और एक स्लोप ढूंढ लेते हैं, और फिर स्लोप के लिए और एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट कैसे ढूंढोगे आप, क्या ये पॉइंट निकाल के दे सकते हो, ये पॉइंट निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, इसका सारा बोतल में लाइन जो राइट, हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अगर आपके पास ये पॉइंट है तो दोनों का मिड पॉइंट मिल जाएगा, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में तो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, इसका ये जो पॉइंट होगा आपका मिड पॉइंट का काम करता होगा। तो आपको इस लाइन का भी पॉइंट पता चल गया, तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो उससे आपका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। एक बार इन दोनों से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करो क्या है, एक पॉइंट है -5/3 -4/3 -5/3 5/3 -4/3 4x plus 0। -2/3, 7/3। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, इसको इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, इसको इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, इसे नॉर्मली सॉल्व करते हो साइमल्टेनियसली।
और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा तो ये पॉइंट बनेगा मतलब दोनों का, तो 5/3 माइनस 2/3, 3/3 तो 1 ही हो गया, और 7/3 और माइनस 4/3 ये भी 1 हो गया। तो ये अब पहले अगर इसमें से अगर कोई पॉइंट अगर पहले से 1,1 दिया ऑप्शन में तो मैं ढूंढ दूंगा नहीं लाइन। देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ 1,1 तो आपको लाइन का इक्वेशन भी ढूंढने की जरूरत है ना, डायरेक्टली बी आंसर आ गया आप लोग का 1,1। अगर वो 1,1 ऑप्शन में नहीं होता तो फिर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के हेल्प से इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेता और फिर ऑप्शन पुट करके चेक कर लेता कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आप लोग एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 93, इससे रेंडमली मुझे जो थोड़े ठीक लग रहे क्वेश्चन 93। x1 plus x2 divide by 2 तो 1/2 आएगा। अच्छा इसमें मेरी एक मिस्टेक है, ये जब मिड पॉइंट फाइंड करोगे तो x1 plus x2 डिवाइड बाई 2 भी तो करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 2 किया ही नहीं मैंने। 5/3 माइनस 2/3 तो 1 हो गया, बट 1/2 भी आएगा, और यहाँ पर भी 7/3 माइनस 4/3 तो 3/3 तो 1/2 ही आएगा।
और ऑप्शन में वही मैं सोच रही थी मेरा इजी कैसे दे देगी ऑप्शन ही रहेंगे तो 1/2 1/2 ऑप्शन में नहीं है तो ठीक है ना 1/2 1/2 और ये 0,0 इनसे स्लोप मिल जाएगा स्लोप कितना होगा 1 ही तो होगा और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो पक्का है नहीं 9y इक्वल x होगा तो y इक्वल x को कौन सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन में से 1 2 ठीक है क्वेश्चन नंबर सिर्फ आप लोग मुझे मेथड बताओ तो पूरा क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 93 करेंगे समझ आए क्वेश्चंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है एक इंसिडेंट रे है जो कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से आप सिर्फ मुझे बताना फिर करोगे तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट यहां से एक इंसिडेंट रे पास हुआ जो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री ये पॉइंट आपका 0,0 अब ये जो लाइट रे है वो किसको जाके जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो लाइन दिया आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन x plus y equal to 1 x plus y equal to 1 को अगर आप ड्रॉ करोगे तो x को 0 रखोगे तो y बनाएगा और y को 0 रखोगे तो x बनाएगा है ना कोई भी लाइन को फाइंड करने के लिए तो सीधी क्या होता है x एक्सिस का पॉइंट पता कर लो y एक्सिस का पॉइंट पता कर लो x एक्सिस के पॉइंट के लिए क्या करोगे y को 0 रखोगे और y एक्सिस के लिए x को 0 रखोगे तो x को 0 रखा तो y1 y को 0 रखा तो x भी 1 ये आपका लाइन है जो 1,0 और 0,1 से पास हो रहा है यहाँ पर टकराया यहाँ पर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगा वापस वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस से क्यू तो आपको पूछा गया कि एक्स की अच्छा एक्सिस का पता है एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से पास हो रहा है तो आपको एक क्यू पॉइंट पास तो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट की पता कर लेंगे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता क्योंकि इसमें भी कंसेप्ट क्या लग रहा है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे आपके जहाँ से रिफ्लेक्ट हो तो उसके साथ सेम एंगल बनाता है तो अगर ये एंगल अगर ये इंसिडेंट रे अगर यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी कितना एंगल बनाता होगा थीटा ही बनाता होगा सही है ना राइट ये लाइन अच्छा आप लोग मुझे बताइए तो मैं ही बता रहा हूँ सबको सर आप लोग मुझे बताओ करोगे क्या सर वो दोनों लाइन वो लाइन 135 डिग्री बनाती है ठीक है ये लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा पॉइंट पता है तो लॉग पता है लाइन का इक्वेशन पॉइंट पता है स्लोप पता है तो y माइनस y1 इक्वल टू m tan 30 की वैल्यू 1/√3 into x minus 0 तो ये लाइन y इक्वल टू x/√3 है ठीक है आपने बोला कि y इक्वल x/√3 ये लाइन है ये लाइन x plus y इक्वल 1 है इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं ठीक है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा है ना
y की जगह पर अगर x बाई रूट 3 रखती है पॉइंट, मतलब ठीक है पॉइंट निकल गया, पॉइंट निकाल लूंगा फिर मुझे पता है। फिर ठीक है पॉइंट निकालने के बाद अब क्या? अच्छा मुझे बताओ आप लोगों को एक चीज मुझे बताओ कि आपके 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 माइंड में जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते तो पूरा माइंड में बच जाती है कि मुझे ये करना पड़ेगा। अगर मुझे क्यू पॉइंट का एफटी सा फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे पहले इस लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा। बड़े इस बात से सोचना चालू करो ना, वैल्यू थीटा नहीं, मुझे वो लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा। अगर मुझे लाइन का इक्वेशन मिल गया तो y को 0 रख दूंगा तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और ये लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? स्लोप है, पॉइंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, इसको सॉल्व करके पॉइंट मिल चुका। तो सिर्फ प्रॉब्लम किसका है? स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालें? इसका स्लोप -1 है तो ये कितना बनाता होगा? 135। तो अगर ये 135 तो ये कितना? 45। ये 45, ये पूरा 90 तो ये भी कितना? 45। ये 30 तो ये कितना? 60। ये 60, ये 45 तो 105 तो ये कितना? 75। ये 75 तो ये भी कितना? 75। ये 75, ये 45 तो ये कितना? 60। ये होगा तो 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ कैंगल हो गया। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ कैंगल हो गया तो tan 60 आपको क्या देगा? स्लोप। tan 60 क्या दे देगा? स्लोप। तो स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। लाइन का इक्वेशन आ गया तो फिर y को 0 रख देना, एक्सिस से मिल जाएगा। एक स्टेप अब सोचोगे ये फाइंड करने तो मुझे किसकी जरूरत है? ये फाइंड करने के लिए लाइन जरूरत है। लाइन के लिए किसकी जरूरत है? पॉइंट और स्लोप चाहिए। पॉइंट दिया तो स्लोप के लिए क्या चाहिए? तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए। ठीक है, ठीक करिए फिर इसमें प्रैक्टिस आप लोग। डाउट्स बताइए कि चलो मैंने अपने हिसाब से जो भी आप लोगों को बताना चाहिए था वो सब कुछ बताया हुआ है।